नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक्स शुरू की हुई हैं सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इसका भाग 1 हमारे अतीत। और आज हम इसका चैप्टर 3 आरंभिक नगर का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। ये अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे उनकी गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। तो एक के उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर उसका जो है वो देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला कहती है। तो फिर वो कहते हैं कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। अब उन सब लोगों की ये बातें सुनकर ये बच्चे दोनों, जसपाल और हरप्रीत, सोचने लगते हैं कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये पंजाब सॉरी, ये जो पंजाब है, ये वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब की बात हो रही है। ये उस वक्त तत्कालीन भारत उपमहाद्वीप का ही हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था। तो लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इस तरह से कई इमारतें पूरी नष्ट हो गई। अब हम इसका मतलब क्या है कि जब हड़प्पा क्षेत्र की, उसके बाद मोहनजोदड़ो की, और उसके बाद और कई कई क्षेत्रों की जब खोजें हुई हैं, तब इनको एहसास हुआ कि हड़प्पा जो नगर जो खोजा गया था बाद में, ये अपने आप में एक पूरा नगर था, जिसको रेलवे लाइनें बिछाने के चक्कर में इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यानी कि ये अपनी तरफ से जो इंजीनियर थे, जो आर्किटेक्चर जो चल रहा था रेलवे लाइनों को बिछाने का, उनको ईंटें कम पड़ गई और उन्होंने वहाँ से पूरी ईंटें, मतलब किसी ने गौर ही नहीं किया कि वहाँ पर क्या चीज़ थी, कैसे इतनी ईंटें निकल कर आ रही हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर इस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब ये कहना क्या चाहते हैं कि जब पुरातत्वविदों को खुदाई करने पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खुदाई करने पर मिल रही थी, पाषाण औजार मिल रहे थे, और बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वो मिलती जा रही थी, तब इनको एहसास हुआ कि हमने कैसे इसको खराब कर दिया है। और इसका नामकरण जो है वो, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई पहले हुई, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में, हजारों की संख्या में ईंटें निकाल कर रेलवे लाइनें बिछा दी गई थी। तो जब इस साइट पे उनका पुरातत्वविदों का ध्यान गया, तो उन्होंने आगे जो भी खोजें की, उसका नाम, क्योंकि मिलती जुलती इमारतें थी, मिलती जुलती चीज़ें थी, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। और ये इन शहरों का निर्माण, यानी कि जब इनको कार्बन डेटिंग से इनकी एक्चुअल एज को पता लगाया गया, तो इनका निर्माण ये बताया गया कि लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब ये कहते हैं कि ये नगर जो है पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। अभी हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता वाली जो इमारतें हैं, वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से भी मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से अलंकरण किया गया था, काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी मिले हैं। अब इन नगरों में क्या विशेषता थी इनकी, वो देखते हैं। यानी कि हड़प्पा और हड़प्पा से मिलते जुलते जो नगर थे, जो मिले हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था,
यानी कि जो भी नगर खुदाई में मिले उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसका एक भाग पश्चिमी होता था जो ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा होता था। पश्चिमी भाग छोटा है, ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था, लेकिन यह निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। सिटाडल एरिया जो कहा जाता था नगर दुर्ग को। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें डिफाइन होना शुरू हो जाती हैं। ये एक मैप देख लेते हैं। ये है भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। ठीक है, ये इधर वाला जो क्षेत्र है, ये जो भारत का जो क्षेत्र है वो इस तरीके से है कुछ, है ना, ये वाला, है ना, ये वर्तमान में आ गया। जैसे ये झेलम यहाँ पर ये है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी होगी झेलम, चिनाब, रावी। ठीक है, ये हड़प्पा का स्थल है रावी नदी के किनारे पे। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो ये है सिंधु नदी के किनारे पे, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं राखीगढ़ी, कालीबंगा, गणवेरी वाला, है ना, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये इसी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह है सुत काकोहो, यहाँ पे सुत गांगेडोर भी आता है, चन्हुदड़ो भी है, ये रहा सुरकोटड़ा, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सारे गुजरात क्षेत्र में आ जाते हैं। अब ये जो कालीबंगा है ये इधर राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, और ये जो है सुत काकोह, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सब अब वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से जो ये मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से जो हमें एक महान स्नानागार मिला है, यानी कि एक बड़ा, जैसे आजकल स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, महान स्नानागार है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में या इस स्नानागार में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो अब देखिए, जैसे कोई ये जो स्नानागार है इस तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई है। ठीक है, इधर भी सीढ़ियाँ बना दी गई हैं ऐसे करके, और यहाँ पर कमरे बना दिए गए हैं चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ पर इनके लिए कुओं से पानी लाया जाता था। ये चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी बड़े आयोजन के समय पर सामूहिक रूप से कहीं इकट्ठे होते थे और स्नान की विशेष विधि होती थी। इसीलिए इसके लिए पानी जो है वो कुओं से निकाला लाते थे और उसको उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था, है ना। यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ पे अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ वेदिका जिसे बोलते हैं वो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। स्टोर रूम्स जिसे हम बोलते हैं, भंडार गृह, स्टोर हाउस जो है स्टोर रूम है। जैसे आज हम अपने घरों में स्टोर रूम बनाते हैं कि एक्स्ट्रा जितना भी सामान है जिसको हम बहुत कम यूज़ में लाते हैं या उस जिसको बहुत संभाल की ज़रूरत होती है उसको हम स्टोर रूम में सेपरेट रखते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े भंडार गृह इन सभ्यताओं से भी मिले हैं।
अब ये देखिए, ये हम अभी बात ही कर रहे थे महान स्नानागार की। देखिए ये कितना बड़ा दिया गया है, ये कितना बड़ा स्नानागार है। यहाँ पर ये दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ दी गई हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर ये कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये किसी विशेष आयोजन के लिए जब होता था तब इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए कितना मजबूत स्ट्रक्चर आज भी दिखाई देता है वहाँ पे। फिर है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। देखिए आज तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाते हैं या देखते हैं हमारे आसपास, या बड़ी सिटीज़ में, बड़े शहरों में जब हम देखते हैं तो कई कई मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे, क्योंकि मिट्टी की चिनाई थी, मिट्टी का ही घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक वेल मैनेजमेंट है कि घर के अंदर चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे और फिर बीच का आंगन खुला रखा जाता था। इनमें घर में एक अलग से स्नान घर भी बनाया जाता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे कि पानी एनी टाइम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कितनी अच्छी एक वेल प्लानिंग के अकॉर्डिंग थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए आज हम जो सीवरेज देखते हैं, सीवरेज सिस्टम, ये आज का नहीं है, कितने सालों पहले का, कितने हजारों साल पहले का है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, ठीक है। आज का आर्किटेक्चर और अगर हम पहले का देखें, लगभग 4700 साल पहले का आर्किटेक्चर, तो ये बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इस पे जगह जगह मेन हॉल भी बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी कि ये देखिए, ये तस्वीर में इनके जो घर हैं, जो सीढ़ियां हैं, कैसे दीवारों की चिनाई वगैरह दिखाई जा रही है। अब हम देखते हैं नगरीय जीवन। देखिए ये जो इस पिक्चर में है, ये नालियों का सिस्टम दिखाया गया है कि नालियाँ कैसे बनी होती थी, ढलान वाली भी होती थी और इनको ढका जाता था, मेन हॉल होते थे। नगरीय जीवन, नगरीय जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मोहरों पर लेख तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो अब बच नहीं पाई है, क्योंकि समय के हिसाब से जब बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, बीतता जाता है, तो चीज़ों का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ कई वक्त लेती हैं, कुछ साल या हज़ारों साल भी ले लेती हैं। अब ये सारा एंटीसिपेशन है कि उस समय पे भी जो क्षेत्र है वहाँ पे शासक वर्ग भी होगा जो बहुमूल्य चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, या फिर ऐसे लोग भी थे, लिपिक वर्ग भी था जो मोहरों के ऊपर लेख लिखा करते थे, चीज़ों के ऊपर लिखा करते थे। इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते होंगे। शिल्पकार तो होंगे ही, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी अलंकृत चीज़ें, टाइलें, इस पे मटके, बर्तन और ऐसे औजार भी मिलते हैं, या ये चीज़ें खुद भी बनाते होंगे और जब ये यात्राएं करते थे तो वहाँ से भी इन चीज़ों को लाते होंगे। नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। देखो, घर आओ तो जर्म्स थोड़े ना लेके आने हैं, किस्से कहानियाँ लाओ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब ये देखिए, ये एक जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बना हुआ एक
सड़क, पहले तो ये सड़क का रिव्यू दिया गया है। ये देखिए ये छोटी सड़क है, नाली है, ठीक है। नाली, नाली के बाद में जैसे देखिए ये नालियाँ बनी हुई दिख रही हैं हमें, ये नाली है, ये भी नाली है, नाले हैं आपस में कनेक्टेड किए हुए हैं। और ये देखिए ये कुआँ है ना, ये कुआँ है, यहाँ पे वो अपना पानी का स्टोरेज रखते थे। तो चलिए अब यहाँ पे ये देखिए मोहर दिख रही है हमें, हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह में एक खास लिपि है, ये एक लिपि लिखी गई है उन लोगों की तरफ से। ये इस उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और ये आप देख रहे हैं दाईं तरफ पक्की मिट्टी के खिलौने, इन खिलौनों से बच्चे खेला करते थे। अब है नगर और नए शिल्प। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, देखिए क्या क्या चीज़ें मिली हैं। पहले तो देख ले, पत्थर मिले हैं, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं धातुओं से बनाए गए हैं। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। यहाँ पर कुछ हमें पिक्चर्स दी गई हैं। और ये देखिए ये एक चर्ट, ये जो बाट है इनको भी बनाया गया है चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। देखिए ये गहने मिले हैं सोने चांदी के, फलक मिले हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं। इसमें ये देखिए इन बाटों को बनाया गया है। ये देखिए ये जो बाट है ये वजन तोलने के लिए चीज़ों को बनाए गए हैं। और इनको बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए शायद बनाया गया होगा। और ये जो है मध्य में बाएं में मनके, ये जो मनके हैं छोटे छोटे से हम देख रहे हैं, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और यहाँ पर हम देखते हैं दाएं पत्थर के धारदार फलक बनाए गए हैं। अब हम एक और नीचे ये जो मूर्ति देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की, ये मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इस मूर्ति का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम पहले। देखिए इस मूर्ति में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी आँखें, आँखें भी कैसे हैं? बंद नहीं है, थोड़ी थोड़ी खुली हुई आँखें, जैसे ध्यान मग्न है। इसकी दाढ़ी को देखिए कैसे वेल डिज़ाइन, जैसे आजकल के लड़के या आदमी बनवाते हैं शेविंग, है ना। इसके इसके केशों को देखिए, इसके बालों को जो डिज़ाइनिंग की बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, है ना। और इसमें क्या चीज़ नज़र आती है हमें, ये देखिए इसके जो कपड़े, एक बाजू तो इसकी टूटी गई है, तो ये देखिए इसके कपड़ों पर जो फूलों की डिज़ाइनिंग की गई है। जैसे आजकल हम कढ़ाई वाले सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कढ़ाइयों वाले दुपट्टे लेते हैं, वैसा इसने कुछ शॉल सा ले रखा है। अब हम देखते हैं ये एक कढ़ाईदार वस्त्र है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हमने देखा भी है पहले वाले चैप्टर्स में भी कि बड़े बड़े मटके बनाए जाते थे जो धूप में सन बेक्ड होते थे, और फिर उनको आग में पका दिया जाता था। रेड कलर के होते थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइनिंग की जाती थी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लाइन दी गई है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फ्योन्स क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसके बारे में भी आप देखेंगे।
एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसकी तकलियाँ बनाई जाती थी, जिससे सूत कताई के संकेत हमें मिलते हैं। और यहाँ से कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, सूती कपड़े के, जो एक चांदी के फूलदान का ढक्कन मिला है उसके साथ चिपका हुआ था, और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कपड़े के संकेत मिलते हैं। अब ये कहते हैं कि इन प्रकार की अधिकांश वस्तुओं का निर्माण करने वाले विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञ यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य को करने में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, डिजाइनिंग करना, है ना। ये हम देखते हैं कि इस अभी हमने जो मूर्ति देखी थी कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितने अच्छे तरह से बनाई गई है। ये किसी अच्छे मूर्तिकार का, विशेषज्ञ का काम ही हो सकता है। हर इंसान किसी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या ये काम सिर्फ पुरुष ही करते थे या केवल महिलाएं करती थी, या कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस कामों में दक्ष थे, ऐसा हमें कहीं पे नहीं पता लगता है। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, फेयंस। फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, सी ग्रीन कलर के होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब एक कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल में मौजूद हैं। इनसे फिर कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिल जाती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, लोहा, बहुमूल्य पत्थर का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब हम देखते हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, यानी झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहां से करते थे। गणेश्वर की सभ्यता हमने देखी है, सीकर की। इसी तरह से यहाँ की पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि विदेशी संबंध भी हमें इनके दिखाई देते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा कैसे बनता है? तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, और इसका जो आयात है वो कहाँ से होता था? आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जैसे अफगानिस्तान से लैपिस लैजुली नाम के जो पत्थर है, कीमती पत्थर, वो अफगानिस्तान के बदख्शां से हमें मिलते थे, जो हमें राजस्थान की सभ्यताओं में भी मिले हैं। चीज़ों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था, ये एक खिलौने हैं, जो लकड़ी के बैलगाड़ियाँ या हल बनाए जाते थे, जो अब मौजूद तो नहीं है, लेकिन खिलौनों के रूप में इनकी प्रतिकृतियाँ मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता था, उसमें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, जो हम आज की लाइफ में भी यूज़ करते हैं, ये सब उगाया जाता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि प्राय वे लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं।
इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और जरूरत पड़ने पर उस पानी से सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम बात करने वाले हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात के वर्तमान गुजरात का जो क्षेत्र है, जहाँ से कई प्रकार की सभ्यताएं मिली हैं, जैसे लोथल है, धोलावीरा है ना। यहाँ इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, लेकिन धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान यानी स्टेडियम भी मिला है, जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, एक खुला मैदान भी मिला है जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। यानी कि हमने अभी तक हड़प्पा के जो अभिलेख हैं वो मोहरों के ऊपर जो डिजाइनिंग बनी हुई है उसी को ही देखा है। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में, यानी एक ही साइज़ के अलग अलग अक्षरों में, आकृतियों में कोई अभिलेख लिखा गया है, ऐसा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं लोथल की। गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा मतलब ये एक औद्योगिक केंद्र आप इसे कह सकते हैं, एक तरह से ये था। यहाँ पर कीमती पत्थरों जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था ये। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप, बनी हुई छाप मिलती है। यानी कि जिसे हम आजकल सील कहते हैं, कि जैसे हम एक गरम लाख जो होती है उसको, चपटी जो होती है उसको किसी चीज़ पर फिक्स कर देते हैं, और एक स्टैम्प होती है जिसको जिसको उसके ऊपर दबाकर फिक्स कर दिया जाता है, और उस जो स्टैम्प है उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है वो उस चपटी के ऊपर या उस लाख के ऊपर फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ मोहरे या मुद्रांकन या मोहरबंदी जिसे कहते हैं, गीली मिट्टी पर गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप जो बनी हुई है वो मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये एक तालाब की सी पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यानी कि इसे हम एक कारखाना कह सकते हैं। एक ऐसी इमारत मिली है कारखाने वाली, जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। यानी कि ये सभ्यता का जब अंत हुआ है तो उसके पहले जिनका काम जैसा चल रहा था वैसे का वैसे ही दिखाई उनको दिया है, मिला है कि एक कारखाना सा है जहाँ पर कई व्यक्ति काम कर रहे थे या उनका जो काम चल रहा था। यहाँ पर पत्थर के टुकड़े भी मिले, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। अब हमने पढ़ा था मुद्रा क्या होती है, मोहर क्या होती है, मुद्रांकन या मोहरबंदी किसे कहते हैं, तो देखते हैं।
ये देखिए एक मोहरबंदी है ना। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों यानी किनारों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और अगर कोई सील टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब ये था कि उन थैलों में या उन बक्सों में जो सामान रखा गया है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। फिर है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक ही इन लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में जहाँ इतनी सफाई व्यवस्था थी, बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, उन सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास की प्रणाली नष्ट हो गई थी। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ, घरों की नालियाँ, सड़क की नालियाँ और फिर मुख्य सड़क की नालियों के ड्रेनेज सीवरेज बने हुए थे, वो सारे धीरे धीरे नष्ट हो गए। और जो बड़े बड़े जो घर बनाए गए थे, 1 मंजिला 2 मंजिला, उनकी स्थान पर अब झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लग गए। ये सब हुआ क्यों, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इसके बारे में कुछ और एविडेंसेस इनको मिल सकें, लेकिन कुछ पता नहीं है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद नदियाँ सूख गई थी। कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, है ना। हो सकता है कि जंगलों का विनाश हो गया हो। इनको ईंधन, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी तो इन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। या मवेशियों के बड़े बड़े झुंड चारागाहों को और घास वाले मैदानों को चट कर गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। या फिर बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों नगरों का अंत एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होता है। जैसे कालीबंगा में हम पढ़ते हैं कि भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं इन सभ्यताओं के अंत के, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा डिटेल में नहीं बता पाए हैं कोई भी पुरातत्वविद कि इनके साथ क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे सभ्यताएं खत्म हो गई। फिर ये भी हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, इनके परिवर्तन का असर जो है वो तो साफ तौर पर दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं अन्यत्र। अब ये पिरामिड्स दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो पिरामिड्स बनाए गए हैं वो मिस्र देश में बनाए गए हैं। ये इसमें जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उसमें कोई चिनाई नहीं की गई है, बल्कि एक ही साइज के, एक ही वजन के सभी पत्थरों को काट काट कर एक दूसरे के ऊपर रखा गया है इस तरीके से कि वो एक मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्होंने आर्किटेक्ट बना दिया है यहाँ पर। अब ये कहते हैं मिस्र देश को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। वैसे जो ममी बनाने की प्रोसीजर है वो काफ़ी हार्ड होती है। इनमें जो शरीर के जो अंदर के अंग हैं, जैसे आंतें हैं, किडनीज हैं, जो हृदय है, इन सारी चीज़ों को निकाल लिया जाता है और बाकी शरीर को वापस सिलकर और उसके ऊपर कई तरह के केमिकल्स को लगाकर सुरक्षित रखा जाता है कई कई दिनों तक। और उसके बाद में जब वो पूरा फिट जो सोख लेता है बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको, तो उसके बाद उसको वो मलमल के कपड़े में लपेट कर कॉफिन में डालकर रख दिया जाता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हम देखते हैं। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं।
कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। हमने कल के चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसी ही कब्रें मिली हैं, युगल शवाधान भी मिले हैं और ऐसे शव भी मिले हैं जिनके साथ किसी के साथ बकरी को दफनाया गया है या किसी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ये शायद उनके साथी के तौर पर कुत्ते को दफना दिया गया हो, या फिर बकरी को इसलिए दफना दिया गया कि वो मृत्यु के बाद भी उसको भोजन मिलता रहे। तो ऐसा कुछ सोचकर या उनके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए अपने पूर्वजों के ये सब किया जाता था। लेकिन जब जब से ये मम्मी का जो जो खुदाई शुरू हुई है और जब इनको खोलकर देखा गया तो इनके साथ अपार धन संपदा, बर्तन, पैसा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं मानो वो उनका इस्तेमाल उनको मरने के बाद भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिलती हैं देखने के लिए। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के हिसाब से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं जो इन्होंने दी हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ जो हुआ यानी आरंभिक नगर जो थे ये 4700 साल पहले बने। हड़प्पा के नगरों का अंत की जो शुरुआत है ये लगभग 3900 साल पहले हुई और अन्य नगरों का विकास जो है वो लगभग 2500 साल पहले शुरू हो गया था। और अब देखिए कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो दी गई है, शब्द जो हैं वो नगर हैं, नगर, दुर्ग, शासक, लेपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई आदि। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? हमने अभी पढ़ा था कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े के उपयोग का कैसे पता लगा कि चांदी के एक फूलदान का ढक्कन मिला है जिसके साथ एक वस्त्र, कपड़े के टुकड़े मिले हैं और इसी तरह तांबे की जो चीज़ें बनी हुई थी उनके साथ भी कपड़ों के अवशेष मिले हैं। अब ये दिखाया है कि ये हम कहाँ से सुमेलित करना है। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? ये राजस्थान से मंगाया जाता था। जो सोना है वो कहाँ से आता था? कर्नाटक से आता था। और जो टिन है ये गुजरात से आता था और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आते थे? अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। ठीक है, फिर है हड़प्पा लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण थी? नेचुरल सी बात है, अब उनको अगर लंबी यात्राएं करनी है या आना जाना है, सामान को लाना ले जाना है तो उनको ये चीज़ें ज़रूरत थी। खेत में हल जोतना आवश्यक हो जाता था क्योंकि सारा दिन हाथ से तो खुदाई कर नहीं सकते। तो धीरे धीरे आविष्कार हुए थे हर चीज़ के। मोहरों का उपयोग भी इन्होंने किया, किस लिए किया था? क्योंकि ये जब आयात या निर्यात किया जाता था सामान का तो उसके ऊपर मोहर लगाना ज़रूरी हो जाता था ताकि उसको टेम्पर ना कर दिया जाए, छेड़छाड़ ना हो सके उनके साथ में। धातुओं का उपयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया, औजार बनाने में कर दिया, बर्तन बनाने में कर दिया, कुछ सजावटी वस्तुओं के लिए बना दिया और कुछ गहने बनाने के लिए करना शुरू कर दिया, बर्तन बनाने में करना शुरू कर दिया था। तो जो जो चीज़ें अवेलेबल थी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, सबने अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से चीज़ों को निर्माण किया, अपने लिए एक सहूलियत उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। आगे की चीज़ों आगे के लिए अब हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि क्या हम नया पढ़ने वाले हैं, कैसी सभ्यताओं से हमें क्या-क्या मिलता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हमें पता लगे कि हम क्या चीज़ें और इनिशिएटिव के तौर पर हम नए नवाचार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।